स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। मैं अनुराधा मित्तल लेकर आई हूँ आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए एक सीरीज जिसमें वो उनकी मदद करेगी पॉलिटिकल साइंस में उनको अच्छा स्कोर दिलाने के लिए। मेरे द्वारा बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं और हमारा पेपर सेकेंड चल रहा है जो भी शीघ्र ही पूरा होने वाला है। मेरी कोशिश है कि मैं इस सीरीज के द्वारा बच्चों के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ब्रीफ में समझाऊं ताकि वो एग्जाम में अच्छा करके अच्छे से अच्छा स्कोर लाएं और मेरे अलवर जिले के बच्चे इस साल पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। तो देखिए बच्चों, हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन पॉलिटी की और आज इंडियन पॉलिटी में से जो आपका टॉपिक लेके आई हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन फ्यूचर भी आपकी कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा और वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार की यदि हम बात करें तो इतना लंबा टॉपिक है कि हमें 2 से 3 दिन लग जाएं उसको यदि हम पूरा डिटेल में पढ़ें तो। लेकिन क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे पास अभी समय का अभाव है, इसलिए मैं चीजों को ब्रीफ में लेकर आई हूं ताकि आप अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। और ये जो वीडियो है आपको अपने 20 मार्क्स के पेपर का जो क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा फंडामेंटल राइट्स का, उसका भी बेस तैयार करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल साइंस में कहीं कुछ समझना है, तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। आप मुझे मैसेज करिए, अपनी प्रॉब्लम्स मैसेज करिए, अपनी क्वेरी मैसेज करिए, जितना मुझसे हो सकेगा उतनी मैं आपकी कोशिश करने की मदद करूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। देखिए बच्चों, अब अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार क्या होता है, तो बहुत आसान शब्दों में हम बात करें तो अधिकार इंडिविजुअल की डिमांड है जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और स्टेट प्रोटेक्ट करता है। ये अधिकारों की परिभाषा एक थिंकर है टीएच ग्रीन, उनके द्वारा दी गई। हम केवल अधिकार की बात कर रहे हैं। राइट्स आर द डिमांड्स ऑफ द पीपल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी एंड प्रिजर्व और सिक्योर बाय द स्टेट। यानी अधिकार व्यक्ति की वे मांग जिन्हें समाज की स्वीकृति मिल जाए और राज्य का संरक्षण मिल जाए, वो क्या बन जाते हैं? अधिकार बन जाते हैं। अधिकारों के बहुत सारे प्रकार हैं, मूल अधिकार, मानव अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक अधिकार, लंबी चौड़ी लिस्ट है। लेकिन यहां हमें जिस पर कंसंट्रेशन करना है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। सबसे पहले हम मूल अधिकारों का अर्थ देखें कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, बहुत आसान परिभाषा है। एक देश का संविधान अपने नागरिकों को या विदेशियों को भी जो अधिकार प्रदान करता है उसे मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कंट्री। भारत की यदि हम बात करें तो भारत के संविधान ने मूल अधिकारों का कंसेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया है। वी ब्रॉट द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। आपको पता है कि भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरो कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं अलग अलग संविधानों से पढ़कर, समझकर, भारतीय परिस्थितियों में किस तरह से लागू किया जाता है, हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको उसमें शामिल किया। और इस बारे में अंबेडकर ने कथन भी कहा है कि मैं किसी देश से अगर कोई अच्छी चीज लेता हूं तो मुझे उसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आती है। तो यदि हम मूल अधिकारों की बात करें तो मूल अधिकारों का सिद्धांत, मूल अधिकारों का जो विचार है वो हमने कहां से लिया है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां पर है संविधान में इसका स्थान? इसका स्थान है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद है उनका संबंध मौलिक अधिकारों से है। अब हम बात करें, मैंने मूल अधिकारों का आपका अर्थ बता दिया। कितने मूल अधिकार हैं हमारे पास? तो देखिए बच्चों, ध्यान रखिए, वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, 6 टाइप्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन मींस द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाइड ऑन द 26 जनवरी 1950। मूल संविधान किसको कहते हैं? वह संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, है ना। अब उनको देखेंगे और मैं बताऊंगी फिर आपको कि अब 7 ना होके 6 हैं, यानी कोई ना कोई एक मूल अधिकार अब मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है, कब उसे हटाया गया और क्यों हटाया गया, इस चीज को भी इस वीडियो में थोड़ी देर में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में हमारे पास कितने प्रकार के मूल अधिकार हैं? 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं।
लेकिन जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसने हमें कितने प्रोवाइड करवाए थे? 7 टाइप्स की प्रोवाइड करवाए थे। देखिए कौन कौन से मूल अधिकार हैं। पहले प्रकार का मौलिक अधिकार जो मिलता है दैट इज राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। जैसे मैंने आपको बताया मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। उसमें अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो मौलिक अधिकार हैं वो समानता से संबंधित हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। यदि हम यहाँ पर बात करें समानता के अधिकार की तो देखिए यहाँ पर दो शब्दावली इसमें यूज है, आप पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 14 में दो शब्दावली दी गई हैं, एक है विधि के समक्ष समानता और एक है विधि का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। ये दोनों टर्म कहां पर यूज की गई हैं? अनुच्छेद 14 में यूज की गई है जो समानता के अधिकार की बात करता है। पहली है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के अधीन सभी व्यक्ति समान है, विधि के अधीन विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा विधि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, ये तो विधि के समक्ष समानता हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। विधि का समान संरक्षण, समान संरक्षण मतलब सभी व्यक्ति लॉ को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी जो लॉ है सभी व्यक्तियों को इक्वल प्रोटेक्शन देगा। विधि के समक्ष समानता हमने ब्रिटेन से ली है और विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से लिया है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो किसकी बात कर रहा है? राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहा है, समानता के अधिकार की बात कर रहा है। हमने अनुच्छेद 14 में देखा दो शब्दावली हैं, विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष संरक्षण या विधि के समक्ष समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता की बात करता है। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है, अबॉलिशन दी अनटचेबिलिटी। और अनुच्छेद 18 टाइटल्स को डिनाइड करता है, उपाधियों को निषेध करता है। उपाधियां मतलब जैसे आपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने पढ़ा था, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरी हिंद की उपाधि दी, तो इस तरह की जो उपाधियां दी जाती थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इसका उपाधि दिया। लेकिन अगर हम भारत के वर्तमान की बात करें तो भारत के वर्तमान में केवल दो क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक शौर्य के क्षेत्र में, है ना, जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, है ना, भारत रत्न, ये सब हम सुनते हैं, ये टाइटल्स हैं। लेकिन इनका संबंध किसी पर्टिकुलर, किसी आप कह सकते हैं गवर्नमेंट को खुश करने के लिए नहीं दिया गया, है ना। ये इसलिए दिया गया है ताकि क्या हो कि आपने शिक्षा और शौर्य के क्षेत्र में जो काम किया है, जैसे परमवीर चक्र मिलता है, तो होता है परमवीर चक्र जो मिलता है वो आपको शौर्य के क्षेत्र में मिलता है। तो वर्तमान का भारत संविधान क्या कहता है कि केवल दो क्षेत्रों में उपाधियां दी जा सकती हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरा शौर्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये दो उपाधियों की बात हो गई, ये समानता का अधिकार। तो 14, 15, 16, 17 और 18। 14 का जो है वो विधि के समक्ष समानता, विधि के समान संरक्षण। दूसरी बात 15 सामाजिक समानता, 16 अवसर की समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का निषेध। तो ये 14 से 18 तक की बात होगी। अब हम दूसरे प्रकार का देखें तो दूसरे प्रकार का जो मौलिक अधिकार है वो है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है, ये हम देखते हैं। राइट टू फ्रीडम स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 19 एंड एंड विद द आर्टिकल 22। स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमें, जो अनुच्छेद 19 की हम बात करें, आर्टिकल 19 की हम बात करें, तो ये हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। मूल संविधान में 7 प्रकार की थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता और अपना व्यवसाय और उपजीविका ग्रहण करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 19 के तहत। ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ द फ्रीडम। आर्टिकल 20 की बात करें तो देखिए आर्टिकल 20 कहता है अपराधों की दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसके भी मूल अधिकार क्या क्या हैं। तो जब आर्टिकल 20 आप पढ़ेंगे तो इसमें भी आप 3 चीजें देखेंगे। 3 चीजें क्या हैं? पहला तो यह है कि किसी व्यक्ति ने यदि अपराध किया है
तो उसे दंड उस समय के प्रचलित कानून के अनुसार ही मिलेगा। जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति से अपराध हो गया, ठीक है, 2023 में, उस अपराध के लिए आज दंड की सजा थी 2 साल का कारावास। लेकिन आपको पता है हमारी न्याय प्रणाली बहुत निष्पक्ष होकर काम करने की कोशिश करती है, तो थोड़ा सा समय लगता है। अब उसका केस चलते 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 4-5 साल हो गए और 2028 में 5 साल बाद क्या होता है, उस जो अपराध उसने किया था उसके लिए सजा 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई। अब तब उसको सजा सुनाई जा रही है तो उसको सजा बढ़ी हुई नहीं मिलेगी, उसको वही सजा मिलेगी जो उस समय उस अपराध के लिए तय की गई थी। आगे बात समझ में। दूसरी बात है इसमें कि यदि किसी को अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण का मतलब आया समझ में, कि जिस समय अपराध किया गया है उस समय जो कानून है उसी के अनुसार उसे क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्लॉजेस किसमें है, आर्टिकल 20 में, अपराधों की दोष सिद्धि के संरक्षण में। प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, यानी आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे 21 को, तो आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा स्थापित या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसकी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 20 में जो मेन चीज आती है वो आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी हमारा कानून ने जो प्रक्रिया बताई है उसके अनुसार ही नियमों का पालन किया जाएगा। इसमें यह नहीं देखा जाता कि उस नियम का सब्सटेंस क्या है, केवल यह देखा जाता है कि उस नियम को बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो विधि द्वारा बताया गया है वो है या नहीं है। तो ये हुई आर्टिकल 21 की बात। फिर हमारे संविधान में 86th अमेंडमेंट होता है 2002 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है आर्टिकल 21A, और इसमें प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को शामिल किया जाता है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना क्या होगा, उनका मौलिक अधिकार होगा। आर्टिकल 21A। स्वतंत्रता के अधिकार में अंतिम अधिकार अनुच्छेद 22, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने के लिए उसके पास क्या क्या संरक्षण है, यानी गिरफ्तार हो रहा है वो, तो भी उसके पास क्या क्या मूल अधिकार हैं। तो देखिए यहां पर 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आप बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना, जैसे आपने मूवीज में देखा, कोई जाता है तो वारंट है क्या, वारंट मतलब उसमें लिखा होता है। दूसरा यह है कि किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और तीसरा यह है कि जिसने गिरफ्तार किया है वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को निकटतम जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो ये 3 कहां पर मिले हुए हैं आपको, आर्टिकल 22 में। तो हमने दूसरे प्रकार का मौलिक अधिकार देखा, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 22। आर्टिकल 19 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। आर्टिकल 20 अपराध किसी ने कर दिया तो उसको क्या संरक्षण है उसके बारे में है। आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी की बात प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21A एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, लेकिन ये बाद में ऐड हुआ है 86 अमेंडमेंट 2002 में। और आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये आज चीजें आपकी किसकी हो गई, स्वतंत्रता के अधिकार की हो गई। तीसरे प्रकार का मौलिक अधिकार देखें तो वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहां पर 2 अनुच्छेद हैं इससे संबंधित, एक है आर्टिकल 23 और दूसरा है आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 किसके लिए मना करता है, फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी बलात् श्रम और मानव का व्यापार। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से फोर्सफुली लेबर नहीं करा सकता, कौन सा, आर्टिकल 23। और ना ही मानव का क्रय और विक्रय किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में, ये किस में बात की जाती है, आर्टिकल 23 में। और आर्टिकल 24 किसकी बात करता है, चाइल्ड लेबर की, बाल श्रम की, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी भी हजार्डियस फंक्शन में नहीं लगाया जाएगा, किसी भी हानिकारक खतरनाक कार्यों में उनको नहीं लगाया जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। चौथे प्रकार का अधिकार हम देखें तो आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें भी आप देखेंगे तो 4 बातें, 25, 26, 27, 28 4 बातें कही हैं। यानी एक व्यक्ति अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र, यानी कौन सा धर्म को मानता है, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता है,
और जो भी कार्य कर रहा है उसको वह टैक्स नहीं देगा, धार्मिक जो हमारी शिक्षा है उनमें धार्मिक शिक्षा निषिद्ध होगी। तो ये चीजें कहां पर बात की गई है, अनुच्छेद 25 से 28 तक, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पांचवें प्रकार का अधिकार हम देखें तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 एंड 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल। देखिए इस आर्टिकल में बेसिकली माइनॉरिटीज की बात की गई है, अल्पसंख्यकों की बात की गई, बहुसंख्यकों की भी बात की गई है, लेकिन अल्पसंख्यकों की भी यहाँ पर बात की गई है। यानी हर अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के अनुसार शिक्षा लेने का अधिकार है, अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपना कल्चर है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये किस में बात की जाती है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, छठे प्रकार का मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार, लेकिन ध्यान रखना है वर्तमान में ये अधिकार मूल अधिकार नहीं है। 44th अमेंडमेंट, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी जिन्होंने किया था 44th अमेंडमेंट। इन्होंने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया। कब, 44th अमेंडमेंट में। और यानी एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो हमारे यहाँ मूल अधिकारों की श्रेणी में आर्टिकल 31 ब्लैंक है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे संपत्ति का अधिकार था, इसको यहाँ से हटा दिया। 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संपत्ति का अधिकार ना बना मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बनाया और किस आर्टिकल में शामिल किया गया, आर्टिकल 300A में। ठीक है, तो यानी ये वाला जो अधिकार है, जो छठा अधिकार था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, वो वर्तमान में हमारे पास मूल अधिकारों के रूप में न होकर कानूनी अधिकार के रूप में है। ठीक है, सातवां अधिकार, काउंटिंग में सातवां, लेकिन अब ये नहीं है, तो वर्तमान में छठा अधिकार हमारे पास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब देखिए यहां पर अभी हम विशेषता पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों की, तो हम देखेंगे कि मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है। तो मूल अधिकारों की रक्षा मूल अधिकार ही करते हैं। और ये जो सातवां मूल अधिकार है, ये मूल अधिकारों की रक्षा के लिए है, सिक्योर करने के लिए है ये। और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और जो हमारा हाई कोर्ट है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट करता है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो इन दोनों पावर्स को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। किस मौलिक अधिकार के द्वारा, सातवें मौलिक अधिकार, छठे मौलिक अधिकार के द्वारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आर्टिकल कौन सा है, 32। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 हमारे भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा, आर्टिकल 32 को कहा। तो देखिए कौन कौन सी 5 प्रकार की रिट है। सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी व्यक्ति को यह लगता है कि मुझे इलीगली इंप्रिजमेंट दी गई है, मुझे अवैधानिक रूप से बंदी बनाया गया है, तो वो उसके खिलाफ जब अपील करता है और उसकी अपील पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो याचिका जारी करती है, उसको कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, पहला पॉइंट ये। परमादेश, परमादेश मतलब जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को पूरा ना करे और फिर कोई उसकी कंप्लेंट करे, भाई मेरा मौलिक अधिकार है ये काम करे लेकिन ये काम कर ही नहीं रहा है, तो इसकी कंप्लेंट करने के लिए जब हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको बाध्य करें कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करिए, उसके लिए जो वो रिट जारी करेंगे, जो याचिका जारी करेंगे, उसे क्या कहा जाएगा, परमादेश। अगली दो देखिए, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, प्रोहिबिशन एंड सरियोसॉरी। इसका मतलब क्या है, प्रतिषेध का मतलब कि जो हायर अथॉरिटी है कोर्ट की, वो निम्न जो अथॉरिटी है, लोअर जो अथॉरिटीज है, उनको प्रोहिबिट कर दे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप ये काम मत करिए, इट इज नॉट कंसिडर, इट इज नॉट अंडर द योर एरिया। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो याचिका जारी करें, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रतिषेध। यानी आपको ये काम नहीं करना क्योंकि ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये तो हो गया। उत्प्रेक्षण का मतलब कि निचली कोर्ट में कोई कार्यवाही चल रही है और उससे उच्च की जो कोर्ट है, जिला न्यायालय में चल रही है तो हाई कोर्ट चल रही है तो उच्चतम न्यायालय, उसकी जो हायर अथॉरिटी है उसको लगता है कि इस कार्यवाही को मैं देखूं और वो उससे संबंधित सारे कागज अपने पास मंगा ले, तो वो किसके अंतर्गत आएगी, उत्प्रेक्षण के। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से, यानी जब कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से कोई पद पे बैठ जाए और उसकी कोई कंप्लेंट करे और उसकी कंप्लेंट पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को याचिका जारी करे, तो उसे क्या कहा जाता है, क्यो वारंटो अधिकार परीक्षा। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को अवैध रूप से बंदी बनाया जाए। परमादेश, आदेश देते हैं कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं। प्रतिषेध, आप ये काम मत करिए, ये आपके दायरे में नहीं आता है। उत्प्रेक्षण,
निम्न न्यायालयों की जांच के लिए यदि चेक के लिए, और अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति अवैधानिक रूप से कोई पद ग्रहण कर ले। तो ये हमने देखा वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार, मूल संविधान में 7 प्रकार के थे। एक था हमारे पास संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत, 44वें संशोधन द्वारा उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। मैंने आपके पिछले क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं और पिछले क्वेश्चन पेपर्स को देख के ही मैंने अपना ये ब्रीफ में एक वीडियो तैयार किया है। पूरा डिटेल में हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़े हैं क्योंकि आपको पता है मेरी सीरीज ब्रीफ के लिए चल रही है। मैं फटाफट चीजें कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए और लिख पाए, और आप नोट्स पढ़ें तो आपके माइंड सेट हो कि हाँ ये चीजें हमें आती हैं। तो आपके क्वेश्चन इस तरह आया है कि मूल अधिकारों का अर्थ बताते हुए 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों का नाम लिखिए, सिंपल, ठीक है, या वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं उनका नाम लिखिए। तो इस तरह से मैंने आपको कोशिश की है कि वो आंसर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। एक क्वेश्चन और आता है कि मूल अधिकारों का अर्थ बताते हुए उनकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मूल अधिकारों की विशेषताएं लिखी हैं, इनको और डिस्कस कर लेते हैं। पहली है उसकी विशेषता, मूल अधिकार न्याय योग्य है। फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल। जस्टिसिएबल मतलब आप इनके बिहाफ पे जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं, यानी अगर आपके किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेके जा सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को डिनाइड किया गया, प्लीज आप इस पर कोई कार्रवाई करिए, और उसके आधार पर आपको न्याय प्रदान किया जाता है, इसलिए कहा गया ये न्याय योग्य है। मूल अधिकार असीमित नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपको मूल अधिकार मिल गए तो राज्य और सरकार उनको सीमित नहीं कर सकती है। इन द केस ऑफ द इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, स्थगित कर दिए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इमरजेंसी में भी आर्टिकल 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होते हैं, और ये भी 44th अमेंडमेंट से हुआ है, ठीक है। सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, आपको एक बार मिल गए तो आप शहंशाह हो गए, चलिए अपने मूल अधिकार को यूज करते हैं। राज्य उन पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। तीसरा देखिए, मूल अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली नेगेटिव इन नेचर। अब इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव क्यों, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हमें नेगेटिव क्या नजर आ रहा है। देखिए यहां नेगेटिव का मतलब है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य की तानाशाही से रोकने के लिए मिले हुए, ठीक है। तो जब आप संविधान में मूल अधिकारों को पढ़ेंगे, ऑथेंटिक बुक में आप पढ़ेंगे, तो आप देखिए जब मूल अधिकारों की स्ट्रेटनिंग पढ़ेंगे ना, जैसे मान लीजिए हम ये करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया विधि का समक्ष समानता है, तो क्या होगा कि राज्य विधि के समक्ष समानता को रोकने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहां पर मान लीजिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। राज्य व्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अरे बात समझ में, इसमें मैंने आपको आर्टिकल बताया था 17 जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। राज्य और व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेंगे, यानी हर मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है, नेगेटिव है, यानी वो कुछ ना कुछ करने से मना कर रहे हैं, है ना। यहाँ नेगेटिव का मतलब बुरा नहीं है, यहाँ नेगेटिव का मतलब है कि ये किसी ना किसी को कुछ करने से मना कर रहे हैं। अहस्तांतरणीय, अनट्रांसफरेबल, यानी मेरे को फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि चलो ये मेरे हैं अब मैं ये आपको देती हूँ। जो फंडामेंटल राइट्स मेरे हैं वो मेरे ही हैं, मैं उनको ट्रांसफर्ड किसी और को नहीं कर सकती हूँ, यानी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। और एक और विशेषता, मूल अधिकारों की रक्षा मूल अधिकार ही करते हैं, ये हमने यहाँ भी देखा। फंडामेंटल राइट्स सिक्योर्स बाय द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226। ये जो 5 प्रकार के रिट हैं ये मूल अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, और ये खुद एक मूल अधिकार है, तो इसलिए हमने क्या कहा, मूल अधिकारों की रक्षा मूल अधिकार ही करते हैं। तो ये 5 विशेषता मूल अधिकारों के आधार पर आप न्याय की मांग कर सकते हैं। मूल अधिकार स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। इनकी नेचर नेगेटिव है क्योंकि ये कुछ करने से मना कर रहे हैं, चाहे राज्य हो चाहे व्यक्ति हो। ये ट्रांसफरेबल नहीं है, एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। और मूल अधिकारों की सिक्योरिटी कौन करता है, प्रिजर्व कौन करता है, खुद मूल अधिकार ही करते हैं। और हाँ बच्चों, एक बात भी ध्यान रखिए, यदि मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन करना है देन वी हैव टू फॉलो द अमेंडमेंट प्रोसेस, यानी बिना संशोधन के मूल अधिकारों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए ये था हमारा एक टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अर्थ पता होना चाहिए, आपको प्रकार पता होना चाहिए। और बच्चों मैं आपको एक चीज और इंटीमेट कर दूं
इसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। तो आप कोशिश करिए इन सब चीजों को डिटेल में पढ़ें और अपने 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर करें। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब बाय अनुराधा मित्तल। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय।